It means the plant cell do not consist any kind of dead cells. On that condition, all the cells are living in the form. यानी सारी cells कैसी होती हैं? Living form में होती हैं. चलिए, अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा एनिमल सेल है जो कि प्लांट सेल से कंप्लीटली डिफर है, आइए इसकी बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम क्या हुआ, फ्लोएम नहीं हुआ था. अच्छा चलिए फ्लोएम स्टार्ट कर देते हैं इसको. चलिए सेकेंड टॉप इसी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसे कहा जाता है फ्लोएम. और फ्लोएम का दूसरा नाम है क्या, फूड कंडक्टिंग टिश्यू. यानी फ्लोएम क्या वर्क करेगा, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट. जहां पे आप फ्लोएम के लिए देखें कि जाइलम वर्क करता था यूनिडायरेक्शनल, लेकिन ये वर्क करता है कैसा, मल्टी डायरेक्शन. मल्टी डायरेक्शन मतलब जैसे ये हमारा प्लांट है, प्लांट के एक पार्ट में फूड का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्लांट के बने हुए फूड को क्या करेगा, ऑल डायरेक्शन में सेंड करेगा. इसलिए और क्योंकि अगर आप जाइलम से कंपैरिजन करके चल रहे हैं तो जाइलम कैसा वर्क करता था, यूनि डायरेक्शन वर्क करता था. ये क्या करता था, केवल इस रूट से वाटर एब्जॉर्ब करके इसी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक सेंड करने का काम करता था. लेकिन फ्लोएम क्या करता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें लीफ में बने हुए फूड को ये प्लांट के सभी डायरेक्शन में क्या कर देता है, सेंड करने का काम कर देता है. ये क्लियर हुआ सेकेंड पॉइंट इसका. अब एक चीज और, एक टर्म पर्टिकुलर यूज किया जाता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन का मीन होगा क्या, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा. ट्रांस मीन्स क्या होता है, देखिए इस टर्म को आप ब्रेक कर लीजिए, ट्रांस प्लस लोकेशन. यानी ये अपने फूड का क्या कर रहा है, लोकेशन को चेंज कर रहा है. यानी अगर आप देखिए ये मल्टी डायरेक्शनल जो वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फूड को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर रहा है. तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ये पॉइंट समझ में आया वंशिका. हाँ हाँ, देखिए जैसे लीफ में जो बना हुआ फूड है वो लीफ तक नहीं रहता, वो ब्रांचेस में जाएगा, रूट में जाएगा, स्टेप में जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा जहां पे फूड की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन, क्योंकि अपनी लोकेशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. अब समझ में आया स्वप्निल और स्वर्णिम. चलिए आगे बढ़ा जाए. वंशिका बेटा समझ में आया. अब सुनिए, इसके बाद आपने ये देखा कि ये जो फ्लोएम होते हैं ये फूड का स्टोरेज भी करते हैं, फ्रूट्स का भी फॉर्मेशन करेंगे ना, स्टोरेज ऑफ फूड और सेकंड फॉर्मेशन ऑफ फूड इन्हीं की हेल्प से होता है. अब ये जो पर्टिकुलर हमारा फ्लोएम है इसके 4 कंपोनेंट है. 4 कंपोनेंट कौन कौन से, पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन है आपका फाइबर. अब देखिए इसको याद रखने के लिए कीवर्ड क्या है, SCPF, यानी सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर. अब देखिए अब इन सब की बात करते हैं एक एक की. ये जो पर्टिकुलर सीव ट्यूब होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और उसके साथ साथ परफोरेटेड होता है. परफोरेटेड मीन्स क्या होता है, परफोरेटेड मीन्स पोर बियर, यानी ये क्या कंसिस्ट करते हैं, ये पोर कंसिस्ट करते हैं. अब आपके घर में सीव होगा चलनी, आटा चालने वाला, वो भी कैसा होता है, परफोरेटेड होता है ना,
धीरे धीरे फूड, इसी तरह हमारे जो सीड ट्यूब होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और पोरस होते हैं, इलोंगेटेड पोरस स्ट्रक्चर होता है। अब इसके साथ साथ देखिएगा, ये क्या होते हैं, जो प्लेस प्लेस पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एंड होते हैं, यानी ये क्लोज्ड होते हैं। अब इनकी साइड बाय साइड, यानी साइड बाय साइड पाया जाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को फ्रेंड सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अब ये जो कंपेनियन सेल है जो साइड बाय साइड पाए जाते हैं, ये हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में, यानी इनके साइड बाय साइड पाया जाएगा तो जो फूड का कंडक्शन हो रहा है उसमें कंपेनियन सेल क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे हमारा एक फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो, वो हमें क्या करता है, एजुकेशन में, खेलने में या किसी वर्क में हेल्प करता है, उसी तरह हमारी कंपेनियन सेल है जो सीप ट्यूब के साइड बाय साइड पाए जाने के बाद उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। अब इसके बाद तीसरी सेल आती जिसका नाम है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी इनके साइड बाय साइड पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसी सेल होती हैं, लिविंग सेल होती हैं, और यही लिविंग सेल इस पर्टिकुलर प्लांट में फूड का स्टोरेज करने का वर्क करती है। ये समझ में आया। और फाइबर, जैसे जाइलम में आपने सीखा था कि ये फाइबर इन तीनों सेल को क्या करती हैं, बाइंड करने का वर्क करती हैं। यानी फिर से समझिएगा, सीव ट्यूब कैसी सेल होती हैं, परफोरेटेड सेल होती हैं, पोर बियर करती हैं। उसके बाद कंपेनियल सेल जो इनके साइड बाय साइड पाई जाती है, जो इनकी हेल्प करती है किसमें, फूड के कंडक्शन में। पैरेन्काइमा लिविंग सेल होती है जिनका मेन वर्क होता है या मेन फंक्शन होता है फूड के स्टोरेज का। और फाइबर यानी फ्लोएम फाइबर जिनका वर्क होता है इन तीनों सेल्स को बाइंड करने का। ये बात समझ में आई, बता लोगे। चलिए फिर से सुनिएगा फ्लोएम के बारे में, फिर बताइएगा। फ्लोएम, जिसका दूसरा नाम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू, जिसका वर्क क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। और ये करता है कैसे, मल्टी डायरेक्शन में ना। जिनका वर्क होता है क्या, फूड का स्टोरेज करना, फूड का फॉर्मेशन करना। हेलो। देखो बेटा, अब इसके बाद इनका जो फॉर्मेशन है वो 4 टाइप की सेल्स है, जिसमें कौन कौन सा है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। सीप ट्यूब कैसी होती है, इलांगेटेड परफोरेटेड सेल होती है जो कि पोर बियर करती है, जिसके साइड बाय साइड क्या पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग सेल होती है जो कि फूड का स्टोरेज करती है। और फोर्थ हमारी क्या है, फाइबर, यानी फ्लोएम फाइबर जो इन तीनों सेल को क्या करती है, बाइंड करने का वर्क करती है। अब बता लोगे। चलिए बताइए। इसका वर्क होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बोलिएगा। एक मिनट बेटा। बोलिए बेटा। स्वप्निल बोलो।
ये पहले ये बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। सब लोग देखिए, जब बोलोगे ना तो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। कहा जाता है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, यानी जितनी बार आप बोलोगे उतना जल्दी आ जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। बोलिए। वेरी गुड। अब आगे बताइए। सीड ट्यूब। पहला है आपका सीड ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन है आपका फाइबर। बोलिए। सीड ट्यूब। पहला है सीव ट्यूब, SIEVE, सीव और ट्यूब। दूसरा है आपका कंपेनियन सेल, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन है फाइबर। इसको लिख के पढ़ा कीजिए। लिख लीजिए एक बार, फिर बोलिए। बोलिए। पहला है आपका सीड ट्यूब, दूसरा है आपका कंपेनियन सेल, थर्ड वन है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ वन है आपका फाइबर। हाँ, फाइबर। सीड ट्यूब कैसे होते हैं? वंशिका बेटा, बोल नहीं रही हो आप क्लास में? परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मीन्स होता है पोर बियर, यानी ये पोर्स को बियर करते हैं, यानी इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं इंटरनली, जो कि धीरे 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 फिल्टर होके क्या करते हैं, जाते रहते हैं। अब इनके साइड बाय साइड पाया जाता है क्या, कंपेनियन सेल, जो कि इनको हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में। तीसरा आ रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि लिविंग सेल होता है, फूड का स्टोरेज करता है। फिर फोर्थ वन है आपका फाइबर, जो कि इन तीनों सेल को बाइंड रखता है और इसके साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अवेलेबल कराता है। अब ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। कौन से डायग्राम को पूछिए? ये वाला। देखिए, ये सीव ट्यूब इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें मल्टीपल पोर पाए जाते हैं। जिन सेल्स के बगल बगल पाए जाते हैं हमारे कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का वर्क होता है, ये हेल्प करते हैं फूड के कंडक्शन में ना। तीसरा है हमारा पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो कि लिविंग सेल है, फूड को स्टोर करता है। और तीसरा फोर्थ वन आता है फाइबर, जो इन तीनों सेल को बाइंड करता है, उसके साथ साथ एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक। अब क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, अब आएंगे हम लोग अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, एनिमल टिश्यू। देखिए, एनिमल टिश्यू के बारे में हमने जब देखा, अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग अपनी बॉडी को देख के, क्या आप बॉडी में कहीं से बता सकते हो कि हमारी जो सेल्स हैं उसको हम कहीं से चिपकी हुई हैं? बताइएगा। नहीं ना। अब देखिए, एनिमल टिश्यू जो डिफ्रेंशिएट किया गया, यानी कैटेगराइज किया गया, वो कैटेगराइज किया गया उनके अकरेंस के अकॉर्डिंग, यानी कौन सा ग्रुप ऑफ टिश्यू कहाँ पे पाया गया। तो उसके बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया फोर पार्ट में। सबसे पहला है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो सबसे बॉडी में आउटर कवरिंग पाया, यानी जो हमारी स्किन वगैरह है, ये इपिथेलियल टिश्यू है। दूसरा टिश्यू जो है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से पता चला ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। जैसे आप लोग मोबाइल में डाटा वगैरह खत्म हो जाता है तो क्या करते हो, हॉटस्पॉट वाईफाई का यूज करते होगे।
बहुत जोर से यूज करते हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, क्योंकि हम नहीं यूज करेंगे तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो जब जोर से यूज करते, कनेक्टिव टिश्यू, उसी तरह हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्किन को मसल से, मसल्स को पर्टिकुलर बोन से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जोड़ने का वर्क करता है। अब आगे सुनेगा, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जिससे हमारी मसल्स बनी हुई है, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको कहा जाता है नर्वस टिश्यू, जो हमारी बॉडी में इंपल्सेस को सेंड करने का काम करता है। अब सुनिए, सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहां पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, इपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, इपिथेलियल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ईपी प्लस थीलियोल। अब देखिए, ईपी का मीन्स होता है अपॉन और थीलियल की मीन्स होता है ग्रो। अब देखिए, इसके बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर इपिथेलियल टिश्यू होते हैं, हर ऑर्गन के आउटर कवरिंग पे, यानी हमारी स्किन जो है ये भी किसकी बनी हुई है, इपिथेलियल टिश्यू की। हमारे इंटरनल ऑर्गन जो बने हुए हैं उसकी आउटर कवरिंग किसकी बनी हुई है, इपिथेलियल टिश्यू की, जिसके कारण से इसको कवरिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कवरिंग टिश्यू हो गया। इनकी लोकेशन की बात करें या इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका फंक्शन होता है हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का। यानी जब भी आप कभी साइकिल से गिरे या छत से गिरे या कहीं से गिरे, अगर कोई टिश्यू डैमेज होगा, वो आपका कौन सा टिश्यू डैमेज होगा, इपिथेलियल टिश्यू डैमेज होगा। यानी आउटर स्क्रीन डैमेज हुई आपकी, तो यानी वो कौन सा टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू है। ये बात समझ में आई। अब देखिएगा, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो काफी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। अब आप अपनी स्किन को देखिए, स्किन पूरी तरीके से क्या है, टाइटली पैक्ड है। कहीं से ऐसा नहीं इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है कि हम ऐसे उंगली डालें तो स्किन हमारी फैल जाए, ऐसा कुछ है। जो आउटर कवरिंग जो होती है, जो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, यानी जो हमारी स्किन है वो बनी किसकी है, ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसमें एक पर्टिकुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है। यानी यहाँ पे एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे आप लोग घर में प्लास्टर वगैरह हुआ है कमरे में, देखो कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि प्लास्टर कहीं से स्टार्ट हुआ है, कहीं से जुड़ा हुआ है ना। जहां से लेबर आपका एक दिन बंद कर देता है, दूसरे दिन प्लास्टर करने आता है, अगर पुट्टी वगैरह ना हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या लगता है कि भैया यहाँ पे जॉइंट लगा। अब जैसे मेरे वॉल पे फ्लैक्स लगा हुआ, यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जहाँ पे ये सब नहीं लगा हुआ है, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमें ये दिखेगा कि दो पर्टिकुलर प्लेसेस जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हमारी बॉडी में हाथ पैर पेट वोट में कहीं दिखता है कि दो स्किन कहीं जुड़ी हुई है, नहीं दिखती ना। वो इस कारण से है कि वो बना किससे है, ग्लाइकोप्रोटीन से। जो ग्लाइकोप्रोटीन सीमेंटिंग सब्सटेंस का काम करी, दो सेल्स को क्या करी, जोड़ने का काम करती। अगर कभी सपोज करो मेरे यहां से यहां तक कट गया, कटने के बाद जब स्किन हील होगी फिर से वो क्या हो जाती है, मार्क छोड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहां से ज्वाइंट दिखने लगे। कभी ऐसा होता है, नहीं होता। यानी ये क्या करते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू को भी जोड़ने का काम करते हैं। अब आगे सुनेगा, इनका जो फंक्शन है आइए उस पर ध्यान देते हैं। इनका सबसे पहला फंक्शन है क्या, हाँ भैया, हाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, शुरू से अंत तक लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। सुने, सबसे पहला इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का मीन्स क्या होता है, किसी टाइप की इंजरी से, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट से, किसी टाइप का मैकेनिकल डैमेज से, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बचाने का काम। दूसरा फंक्शन, ये बॉडी के उन ऑर्गन में पाए जाते हैं जहां पे फूड या किसी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी क्लास 6, 7, 8 में आपने शायद पढ़ा हो कि हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है जिसका नाम है विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आउटर कवरिंग होती है उसमें क्या पाया जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। ये समझ में आया बात। अब आगे सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं।
स्किन का अलग है, फोरहेड का अलग है, नोज का अलग है, चिक का अलग है, नेक का अलग है, हाथ पैर सारी चीजें अलग है। लेकिन अगर आप देखिए तो इन सभी ऑर्गन्स के आउटर कवरिंग पे एक स्किन की लेयर पाई जाती, उस स्किन की लेयर को क्या कहा गया है? इपिथेलियल टिश्यू। ये इपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कवरिंग एजेंट का काम करते हैं, जहां पे वो टाइटली पैक्ड है, उसके साथ साथ वहां पे उनकी जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है, यानी दो सेल्स को ज्वाइंट करने के सब्सटेंस है, जिनको कहा गया कि वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए हैं। जिनके फंक्शंस पे आते हैं, सबसे पहला फंक्शन है हमारी सेल्स के प्रोटेक्शन करने का। सेकेंड फंक्शन आता है फूड या सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन का। थर्ड आता है हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन होता है, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। यानी हमारे ऑर्गन, बॉडी के कोई भी ऑर्गन हो, लंग्स, हार्ट, या हम किसी भी ऑर्गन, किडनी की बात करें, उनकी आउटर कवरिंग किसकी बनी होगी? इसी एपिथेलियल टिश्यू की। यानी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कोई टिश्यू है तो वो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। आगे सुनेगा। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सक्रीशन बेटा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। देखिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की या सब्सटेंस की बात करें तो हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि किसके थ्रू होता है? नेजल पैसेज के थ्रू, लंग्स के थ्रू। अब नेजल पैसेज की बात करें, आप नाक को उठा के कभी ना कभी मिरर में देखते हो कि ना, होल दिख रहा है जिसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। इसके बाद एक पर्टिकुलर लेयर है जो कि किसकी बनी हुई है? इपिथेलियल टिश्यू बनी। हमारा लंग्स की जो आउटर कवरिंग है वो भी किसकी बनी हुई है? इपिथेलियल टिश्यू बनी, जो हेल्प करता है किसके? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के। इसके बाद लास्ट आता है फिफ्थ वन, जिसे कहा जाता है बैरियर। बैरियर मीन्स क्या होता है? देखिए, जैसे हमारी स्किन है या नोज है, क्या ये डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर जाने देती, या स्किन से पैथोजेंस बॉडी के ब्लड में पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते ना। यानी इसका क्या रीजन है? एपिथेलियल टिश्यू एक बैरियर की तरह काम करती। कभी ऐसा हुआ है हवा चल रही है, काफी ज्यादा तेज से हवा चल रही है, हमारे ब्लड वेसल्स में हवा चली जाए, ऐसा कभी हुआ है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एपिथेलियल बैरियर का काम करती है, जो कि परमिबिलिटी अलाउ नहीं करती, जिससे कोई भी एयर या अदर पार्टिकल हमारी बॉडी में मूव करें। ये इनके फंक्शन और इनके डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? फिर से सुनिएगा। हमारे बॉडी में यानी एनिमल टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फोर कैटेगरी में। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर, और फोर्थ वन नर्वस टिश्यू। जिसमें सबसे पहला हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू जो मिलके बना हुआ है दो वर्ड से, ईपी प्लस थीलियन। ईपी का मतलब होता है अपॉन, और थीलियल मीन्स होता है ग्रो। यानी ये हमारे बॉडी के सबसे आउटर कवरिंग में पाए जाने वाले टिश्यू है, जो कि कवरिंग टिश्यू कहलाते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके सेल्स के बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? एक सीमेंटिंग सब्सटेंस है। सीमेंटिंग सब्सटेंस का मतलब ये सेल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये हमारे बॉडी के हर एक इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन में पाए जाते हैं। जिनका फंक्शंस क्या है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, सब्सटेंस का एक्सक्रीशन करते हैं, मटेरियल का एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और बैरियर की तरह काम करते हैं। बता लोगे ये? एक्सक्रीशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। आप जब हम लोग कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, हम लोग खाना खाए ना, खाना खाने के बाद हमारा बॉडी से क्या प्रोड्यूस होगा? हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल। ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को हमको क्या करना होता है? वी नीड टू एक्सक्रीट दैट मटेरियल। फॉर दिस वी नीड टू परफॉर्म एक्सक्रीशन, जिसके लिए हम क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, दो नंबर। हाँ दिवांश। पूछिए फिर से। एक हफ्ते हो गए। हम्म। नहीं नहीं, वहां से वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपको मैंने बताया था, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमेशा रूट के थ्रू होता है। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से बिल्कुल भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बिल्कुल पहुंचेगा। वाटर का एक्सेसिव अमाउंट, जब देखो पानी आप डालोगे, बाहर का टेम्परेचर कैसा है? वार्म। जब वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो लीफ पे क्या करेगा? इफेक्ट डालेगा।
या तो वाटर इवेपरेट हो जाएगा फुली, लेकिन अगर पार्सली फॉर्म में वाटर वहां पे अवेलेबल रहा तो वो वार्म वाटर उस लीफ को क्या करेगा, डैमेज करेगा। इसलिए लीफ पे वाटर डालना उसको क्या करता है, डैमेज करता है। दूसरी चीजें, छोटा प्लांट है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, लेकिन अगर बड़ा प्लांट है तो वाटर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इवेपरेट हो जाएगा। छोटे प्लांट के साथ प्रॉब्लम आती, क्योंकि बनाना का ट्री जो आपने दिखाया था वो काफी छोटा था। उस छोटे से प्लांट में आप पानी डालो, अगर वाटर वो होल्ड करे, यानी जो लीव्स थी वो फोल्डेड फॉर्म में थी ऐसे ऐसे, अगर इस पर्टिकुलर पोर से वाटर गया और यहाँ पे फिक्स हो गया, फिक्स होने के बाद वाटर धीरे धीरे टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर को गेन करके अपनी सराउंडिंग को क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। जब बर्न कर देगा तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होगी, तब ये दिक्कत आ जाएगी। हाँ बोलिए। हम्म। देखिए, अगर आपके प्लांट की बनाना का ट्री, हमने भी कम से कम 2 से 3 प्लांट लगाए हुए हैं जो कि धीरे धीरे बड का फॉर्मेशन करके नए निकल रहे हैं। अगर लीफ आपकी बर्न हो रही, इसका मतलब है कि आप जो वाटर दे रहे हो उसकी लीफ पर दे रहे हो। आप लीफ पर वाटर ना दो, जैसे आपके यहाँ जल उल चढ़ाया जाता है उस केले के पेड़ पे, अगर केले के पेड़ पे पानी जल चढ़ छोड़ा जा रहा है तो आप जो भी जल छोड़ा उसको बताइए कि आप उनके, जैसे एक पर्टिकुलर ये प्लेस है ना, ये आपका बनाना का प्लांट है, आप यहाँ पे पानी छोड़िए तो जो कि उनके रूट में मिलेगा। लेकिन अगर आप उनके लीफ पे वाटर छोड़ रहे हैं तो वो लीफ को क्या कर सकता है, बर्न कर देगा। धीरे धीरे देखिए लीफ का जो कलर है येलो हो जाता है, फिर ब्राउन हो जाता है, जल जाता होगा। उसका रीजन है कि आपके घर वाले क्या करते होंगे, पत्तियों पे पानी डालते होंगे। तो चीज क्या, एक अगली चीज, जो आप उसको उस प्लांट को अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रखे होंगे, सनलाइट मिल रहेगी, तो आप उसको वहां से हटाइए, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रखिए। क्योंकि इस समय मैं अपने घर में जितने भी प्लांट लगाया हूँ सबको लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में रख दिया हूँ, क्योंकि ज्यादा धूप मिलने से सारे प्लांट क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचाइएगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हम इनके टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू की बात करें। और पढ़ाने से पहले एक चीज मैं और बता दूं, प्लांट टिश्यू तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि प्लांट टिश्यू हम लोग देख लेते हैं, है ना, या देखे हुए हैं। लेकिन एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू हम लोग नहीं देखे हुए हैं, ना देख पाते हैं। इस रीजन से एनिमल टिश्यू का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा बोरिंग सा लगता है। हम लोग अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलेंगे तो आपको यही टॉपिक बोरिंग सा लगने लगेगा। जो भी आपके भाई बहन पहले पढ़े होंगे उनसे पूछेगा, सबसे बोरिंग टॉपिक यही एनिमल टिश्यू था, क्योंकि हम एनिमल टिश्यू को देख नहीं पाते। अब ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि चलो भाई हाथ काट ले, हम कनेक्टिव टिश्यू निकाल के देख लें। भाई प्लांट है, लीफ देख लिए ना, लीफ देख लिए, ब्रांचेस देख लिए, स्टेम देख लिए, लेकिन अपना हाथ पैर काट के ब्लड ब्लड थोड़ी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इपिथेलियम टिश्यू, इनके टाइप्स की बात करें तो इनका जो टाइप है वो 4 टाइप में है। सबसे पहले, जिसमें इपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहला है स्क्वामस इपिथेलियम। इपिथेलियम टिश्यू में सबसे पहला है स्क्वामस इपिथेलियम, दूसरा है आपका कोलमनर इपिथेलियम। हाँ, टीचमेंट भी बेटा, क्योंकि टीचमेंट पे क्लास की जो रिकॉर्डिंग होती है अवेलेबल हो जाती है, जिससे आप लोग फिर से देख सको। थर्ड है आपका क्यूबॉइडल, और फोर्थ वन आपका आता है ग्लैंडुलर इपिथेलियम। देखिए, टीचमेंट पे हमारे लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अब हम कल आपका एक टेस्ट रखने वाले हैं। टेस्ट के लिए बता दें, अभी आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है। हाँ, कल लेंगे बेटा, संडे को मुझे कुछ काम है तो मैं जाऊंगा। तो कल आपका टेस्ट लेंगे जो कि रिटन वर्क वाला टेस्ट होगा, यानी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ओरल एमसीक्यू नहीं होगा। इसी टीचमेंट पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो जाता है, यानी आपको मैं क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराऊंगा। वो क्वेश्चन पेपर जैसे आप ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, जिसको आप अपने पर्टिकुलर पेज में लिख के यहाँ पे अपलोड कर दोगे।
जिसको हम चेक करके आपको सेंड कर देंगे। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, पीडीएफ। भैया आप जैसे पेपर ओपन किए, क्वेश्चन दिखेगा 1 2 3 4, उसके बाद आएगा सबमिशन का। सबमिशन में जो आप क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको एक कॉपी पे आंसर अपना लिखिए, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। इसी की फोटो क्लिक करके यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। जैसे पहले आप लोग पीडीएफ वगैरह बनाते तो आपको पीडीएफ इसमें नहीं बनाना, ऑनलाइन ही पेपर को क्या कर देना, सबमिट कर देना। यहाँ से चेक हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो आपने गलती की होगी वो भी आपको दिख जाएगा। बस ध्यान दीजिएगा, नकल मत कीजिएगा कि घर पे सर देख नहीं रहे, चलो टेस्ट हो रहा है हम छाप डालें। ठीक है, क्योंकि जो आप लिखोगे आपकी ईमानदारी का रहेगा। स्टार्ट किया जाए। स्कूल भैया तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लोग को वैक्सीन नहीं लग जाती। मैंने तो लगवा ली है भाई, हम 18+ में आते हैं तो मैंने अपने लिए लगवा लिया है। अब आप लोग की जो 0 ईयर से लेकर के 16 ईयर या 17 ईयर तक की जो वैक्सीन है, 2-3 महीने तो नहीं आने वाली। और जब तक वैक्सीन है, क्योंकि थर्ड वेव्स के बारे में जो भी बता रहे हैं उसमें बच्चे से इन्फेक्टेड होंगे। हम लोग भी सुनते थे कि सेकेंड वेव्स आएगा जिसमें 18 to 45 वाले एज वाले पर्सन सफ़र करेंगे। जब मेरे ऊपर हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ, कोविड कुछ होता नहीं, तो हम भी नहीं मानते थे। बहुत बुरा लगता है बेटा। इस इंटरव्यू, देखिए होने का तो नहीं पता चला कैसे हुआ, किससे हुआ नहीं पता, आई डोंट नो। लेकिन हमारे पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव आए थे, जिनके साथ हमने 1-2 दिन लंच और डिनर किया, जिसके बाद मैं सफ़र किया कि हाँ मुझे भी कोविड हो गया। इसके बाद जो पहला सिम्टम था वो फीवर आने का था, 101 102 ये फीवर फ़ारेनहाइट में आ रहा था। फिर सेकंड सिम्टम आना स्टार्ट हुआ, फ्रेगनेंस यानी महक किसी चीज़ की मिलना बंद हो गई। महक के बाद टेस्ट गायब हो गया। फिर बॉडी में पेन काफ़ी रहता था, और बिना मेडिसिन खाए यानी हर 4 घंटे के बाद मुझे क्रोसिन या कम्बीफ्लेम 650 mg का खाना पड़ता था। बॉडी में पेन इतना रहता था कि इवन प्रॉपर सो भी नहीं पाते थे। तो लेकिन धीरे-धीरे जब मेडिसिन, डोलो, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी जो मेडिसिन्स हैं, और उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले किया लेमन ने। सिट्रिक एसिड का कंज़म्पशन बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट किया। क्योंकि उसके साथ-साथ गिलोय और ये सब तुलसी पत्ती वगैरह कंज़्यूम करते थे काढ़ा बना के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें बेनिफिट किया वो भाप, और ये पर्टिकुलर हमारा जो नींबू का रस था, ये बेनिफिट किया। लेकिन फिर उसके बाद 14-15 दिन के बाद फ्रेगनेंस आना स्टार्ट हो गई थी। इवन मैं परफ्यूम यूज़ करता था, मुझे परफ्यूम की स्मेल नहीं मिलती थी। तो ये चीज़ें थी। इवन उस टाइम मैंने क्लास भी आप लोग के लिए थी। हाँ? हाँ, नेगेटिव हुए, मैं नेगेटिव आया था 4 तारीख को, 4 मई को, 14 तारीख से। जी? हाँ, फर्स्ट डोज़। अब सेकंड डोज़ लगेगी 84 डेज़ बाद, जो कि टाइम है 25 अगस्त का। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीन कराने के बाद हमें कोरोना नहीं होगा, होगा। अगर हम उसको वायरस के कांटेक्ट में आएँगे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक रही तो हमें कोविड हो सकता है। बस ये है कि उसका लीथल इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि एक बार हमारी बॉडी में अगर कोई वायरस इन्फेक्शन कर देता है तो उसकी इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। कभी किसी को चिकन पॉक्स हुआ है? देवी जी निकली, स्वप्निल शायद तुम्हें निकला है ना? तो देखिए चिकन पॉक्स होने के बाद उनके वायरस की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जनरेट हो जाती है। उस जनरेशन के बाद हमारी बॉडी में किसी भी टाइप का चिकन पॉक्स अगेन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड जो इम्यूनिटी है हमारे ब्लड सेल्स में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन वीकनेस सबसे ज़्यादा जो कोविड का, हाँ, वायरस से भी होता है, वायरस से ही होता है। हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए, वो चेंजेस सबसे ज़्यादा ये है कि वीकनेस सबसे ज़्यादा थी। यानी इवन 14 डेज़ के बाद जब फूड कंज़म्पशन कैपेसिटी कम हुई, जब हम प्रॉपर डाइट नहीं कंज़्यूम कर पा रहे थे, तो रिज़ल्टेंट हमें क्या मिला? बॉडी में एनर्जी की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। बहुत जल्दी, यानी कम से कम हम 17-18 घंटा सोने का ट्राई करते थे। इवन इसलिए उठते थे कि खाना खा लें और स्टीम ले लें, फिर सो जाते थे। अब भी वो धीरे-धीरे चीज़ें हट रही हैं, एनर्जी ड्रिंक या पर्टिकुलर प्रोटीन अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में कंज़्यूम करें, तो आपकी क्लास ले पाते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में ये था कि सफोकेशन होने लगती थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगा। हाँ, स्वर्णिम बताओ। हाँ, सारी चीज़ें बंद रहेंगी।
देखिए अभी हम किस चीज का रिस्क लें? अभी देखिए अनलॉक हो गया, मान लीजिए आपको हम बुला लें, ठीक, मे बी मैं फिर से सफर कर जाऊं, है ना? तो ऐसी कंडीशन में आपको कैसे बुलाऊं? एक चीज आप लोग के लिए तो मैं ये नहीं बोल सकता, अपने लिए बोल सकता ना कि भाई कोविड कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक, तो बचाना है और ऑनलाइन पढ़ते रहिए। देखिए लाइफ रहेगी तो हम लोग बहुत सीखेंगे, ठीक, बहुत सीखेंगे, बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो बाकी सब कब्रिस्तान है, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज है सेफ रहना। अब देखिए 12th और 10th के स्टूडेंट सब पास हो गए हैं, 12th के भी पास हो गए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड का बच्चा हो सब पास हो गए, सबको मार्क्स मिलेंगे ना। तो बचे रहना जरूरी ना, पास तो गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन हम उसी के साथ साथ ऐसा ना कर दें पढ़ाई बंद कर दें, हम पढ़ते रहें जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए हम लोग बात करने चल रहे हैं हमारे किसकी, इपिथेलियल टिश्यू के पार्ट की, जिसमें सबसे पहला है हमारा स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है वो सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, कुछ ऐसा, खूब पतली सी लेयर पाई जाती है हमारी स्किन की, जो कि स्क्वामस इपिथेलियल। जहां पे स्क्वामस इपिथेलियल की बात करें तो ये फ्लैटेंडेड, यानी फ्लैट स्केल लाइक, यानी पतली जो स्केल होती है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ देखा क्या, ये पॉलीगोनियल सेल होती है। पॉलीगोनियल का मीन्स क्या होता है, यानी इनका मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे आप ये हेक्सागोनल, टेट्रागोनल ये सब पढ़े होगे, तो उसी तरह ये कैसे होते हैं, पॉलीगोनियल होते हैं, यानी मोर देन टू साइड इनकी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ बताया जाता है कि इनकी जो लोकेशन है वो हमारे ब्लड वेसल्स, ईसोफेगस, माउथ, नोज, स्किन, लंग्स इन पर्टिकुलर पे पाया जाता है। यानी जो हमारी स्किन है, नोज है, बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो ब्लड वेसल्स है, हाथ पैर पेट में पाए जाने वाले, लंग्स है, ये किसका बना हुआ है, स्क्वामस इपिथेलियम, यानी जो पतली सी लेयर पाई जा रही है स्किन की वो क्या है हमारी, स्क्वामस इपिथेलियम। ये समझ में आया? अब इनका फंक्शन क्या होगा देवांश, इपिथी स्क्वामस इपिथेलियल जहां जो हमारे नोज, ब्लड वेसल्स या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन पाए जाए, इनका फंक्शंस क्या होगा? सिंपल सा एक फंक्शन है, प्रोटेक्ट करने का, आउटर इंजरी ना हो, किसी टाइप का फिजिकल डैमेज ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने का फंक्शन किनका होगा, इन्हीं हमारी स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का। फॉर एग्जाम्पल भैया हमारे हाथ पैर पेट में पाया जा रहा है, ठीक, अगर सपोज करो अभी हम पढ़ाते पढ़ाते गिर जाए पेट के बल, तो क्या पेट हमारा फट जाएगा? तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? बोलिए। स्क्वामस इपिथेलियल का, किसका है? स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू का, ठीक।